हेलो एवरीवन, सोशल सफियर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्लासिफिकेशंस को स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में भी हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सोशलिस्ट क्लासिफिकेशन को किया था, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द गांधीयन प्रिंसिपल। सबसे पहले गांधीयन प्रिंसिपल में आता है आर्टिकल 40 बात करता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। इसमें ये कहा जाता है कि पंचायत्स को कुछ लोकल लेवल पे जो है उनको कुछ पावर्स जो हैं वो दी गई हैं, उनको पावर्स प्रदान की गई हैं, जिससे कि वो कुछ अथॉरिटी ताकि वो एनेबल हो सके फंक्शन करने के लिए एज अ यूनिट या एक इकाई के रूप में वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 43 की। ये बोलता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है अबाउट द इंडिविजुअल एंड द कॉपरेशन। रूरल एरिया में कोऑपरेटिव सेक्टर्स को या कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात करता है आर्टिकल 43। वहीं आर्टिकल 43 बात करता है वॉलेंटरी फॉर्मेशन को प्रमोट करने के बारे में। दैट इज़ मीन्स कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है किसी भी तरह के संगठन को बढ़ावा देना। इसके बाद ये बात करते हैं ऑटोनॉमस फंक्शनिंग की भी। ऑटोनॉमस फंक्शनिंग का मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल करना है, किसी बाहरी ताकत यानी कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट की किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस इनके बीच में नहीं होनी चाहिए, और ये पूरी तरह से सारी फंक्शंस को डेमोक्रेटिक वे में जो है कंडक्ट करें। अपना आर्टिकल 43 भी इसकी बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारी बात करता है दैट इज़ 46 की प्रोटेक्शन ऑफ SC, STs एंड वीकर सेक्शन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। अंडर आर्टिकल 46 बात की जाती है कि इनकी एजुकेशन को प्रमोट करना है, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, ताकि कोई भी इस वीकर सेक्शन को या SC, ST को किसी तरह से भी सोसाइटी में इनजस्टिस ना कर सके। तो उनके इंटरेस्ट की भी प्रोटेक्शन की ये बात कर रहा है, ना ही उनको कोई एक्सप्लॉइट कर सके। आर्टिकल 47 बोलता है न्यूट्रिशन लिविंग स्टैंडर्ड को हमने रेज करना है। इसके साथ साथ ऐसे कोई भी इनटॉक्सिक चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन भी बैन करना है, रोकना है, जैसे कि ड्रग्स हैं और जो कि इंजूरियस है हेल्थ को ऑफ द पीपल। देन इसी में ही गांधीयन प्रिंसिपल का लास्ट वन है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, या ऐसे किसी भी एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है उन सब की स्लॉटर को बचाना है। और आगे इनकी जो ब्रीडिंग है, ब्रीड्स के ऊपर काम करना है ताकि इम्प्रूव्ड ब्रीड आए, क्योंकि ये भी एक सोर्स ऑफ लिविंग होता है, लाइवलीहुड होता है फॉर द रूरल पीपल। इस पॉइंट के साथ गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लिबरल प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 44 बोलता है सिक्योर ऑल सिटीजन्स। लिबरल प्रिंसिपल्स, लिबरल यानी आज़ाद, फ्रीडम, लिबर, इस आइडियोलॉजी से लिया गया है। आर्टिकल 44 कहता है कि हम अपने सिटीजन्स को कैसे सिक्योर करेंगे। जब पूरे देश के ऊपर एक जैसा कानून लागू होगा तो हमारे सारे के सारे सिटीजन्स जो हैं वो सिक्योर होंगे। आर्टिकल 45 बात करता है अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड केयर। यहाँ पे आर्टिकल 44 बोलता है कि बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए, साथ ही साथ एजुकेशन मिलनी चाहिए। कब तक, कौन सी एज तक? अप टिल द एज ऑफ 6 years, ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो सके। आर्टिकल 45 इसकी बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर। ये जो 48 वाला पॉइंट है ये हमारे गांधीयन प्रिंसिपल के साथ भी इंक्लूड होता है, क्योंकि वहाँ जहाँ हमने स्लॉटर ऑफ काउस की बात की थी वहाँ पे भी आर्टिकल 48 है। तो वो मोस्टली बात करते हैं अबाउट द स्लॉटर ऑफ सच काइंड ऑफ एनिमल्स। काव हो गया है ना, आपके क्लेव्स हो गए, देन आप कोई भी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है उसको बचा के रखना है, उनकी ब्रीडिंग को प्रोड्यूस कर आपने जो है अच्छा करना है। लेकिन जब हम यहाँ पे आर्टिकल 48 की लिबरल प्रिंसिपल्स में बात करते हैं
तो ये बात करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर को एक ऑर्गेनाइज करना है, और ऐसे उनमें साइंटिफिक टर्म्स को लेके आओ या टेक्नोलॉजी का यूज़ करो जिससे कि एग्रीकल्चर को और अच्छे से प्रमोट किया जाए और डेवलप किया जाए। उसकी जितनी भी कमियां खामियां हैं उनको साइंटिफिकली और टेक्निकली दूर किया जाए। तो यहाँ पे आर्टिकल 48 लिबरल प्रिंसिपल के अंदर इस चीज़ की बात करता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 42nd अमेंडमेंट ऐड किया गया था, और इसमें ये बात की गई है कि हम ट्राई करेंगे प्रोटेक्शन की अपने इन्वायरमेंट की, एंड इसी के साथ इसको इम्प्रूव करने की बात करेंगे, और इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देन आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स में बात की जाती है कि वो ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनकी कोई हिस्टोरिकल या कल्चरल इम्पोर्टेंस है उनको हमने डिसफिगर्ड या डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, और साथ ही हमने ये भी पैरामीटर्स लेने हैं कि उनकी प्रोटेक्शन भी की जाए फ्यूचर के लिए और उनको प्रिजर्व भी करके रखा जाए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि हमने कंप्लीटली सेपरेट कर देना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। किस केस में सेपरेट करने की बात कर रहा है वो, किस केस में? दैट इज पब्लिक सर्विस के केस में जुडिशरी को हमने एग्जीक्यूटिव से पूरी तरह से अलग कर देना है। इसी के साथ ही हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स ख़त्म होते हैं और हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेसिकली बात करते हैं, इसको अंडर कैटेगराइज किया गया है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल पीस में कैसा रहेगा, और काफ़ी हद तक ये बेसिस रहते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के भी। आर्टिकल 51A कहता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि हम ऐसे प्रयास करेंगे जिससे कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकें। आर्टिकल 51B कहता है टू मेंटेन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि स्ट्राइव टू मेंटेन, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बना सकें दुनिया के अलग अलग देशों के साथ। नेक्स्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल में आता है आर्टिकल 51C। 51C बात करता है प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज़। 51C के अंदर स्टेट जो है वो कोशिश करेगी, प्रयास करेगी ताकि वो इंटरनेशनल रिलेशंस में, ट्रीटीज़ में, एग्रीमेंट्स में, लॉज में जो है वो पूरी तरह से रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सके और उन ट्रीटीज़ को फुलफिल कर सके। 51F इज़ द नेक्स्ट प्रिंसिपल अंडर दिस। ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्राइव यानी फिर से कोशिश करेगा सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बिना लड़ाई झगड़े के। अगर हमसे वर्बली बात करके कोई भी चीज़ सेटल होती है तो उनको हम उस वे से सेटल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल या DPSP फिनिश होती हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्लासिफिकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल की नहीं बनाई है। रिमेंबर, उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड नहीं किया है, इसको सिर्फ आर्टिकल्स के अंडर डिवाइड किया गया है, लेकिन इनकी नेचर और ऑब्जेक्टिव को देखते हुए इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है ताकि इनको समझना आसान रहे। उम्मीद करती हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP की कैटेगरीज में डिवीजन या क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।